जी, आज के सेशन में हम जो सक्षमता परीक्षा में जो एक टर्म है नॉर्मलाइजेशन, इस चीज पे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण है क्या। अगर आपको आसान लफ्जों में ये बोले कि आप ज्यादा नंबर ला के भी आप फेल हो सकते हैं, यही है नॉर्मलाइजेशन। इसके टर्म कंडीशन को देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, जी ये है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखिए क्या कर रही है कि एग्जाम तो सीबीटी मोड भाई आपको कल ही बता दिए थे हम। ठीक है, और फिर क्या है कि आपको कल भी बताए थे, इस बात पर डिस्कस किए थे कि लगभग 4 लाख शिक्षक हैं। 4 लाख शिक्षक है। इस 4 लाख शिक्षक का अगर हम ऑफलाइन एग्जाम लें तो मे भी हो सकता है वन टाइम में। ऑफलाइन में हम एक बार में एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि ढेर सारा कॉलेज है, ढेर सारा मतलब कि स्कूल्स वगैरह है, तो हर जगह सेंटर देके ले लेंगे। लेकिन अगर हम सीबीटी मोड में लेते हैं तो वन टाइम में नहीं हो पाएगा। यही सीबीटी मोड ही नॉर्मलाइजेशन को लेके आ रहा है, क्योंकि हमको यानी कि भिन्न भिन्न पाली में एग्जाम लेना पड़ेगा। भिन्न भिन्न पाली में हर जगह कंप्यूटर का जो सेंटर अवेलेबल नहीं है। जैसे हम बात करते अपने वो पूर्णिया शहर जो है, पूर्णिया शहर में एक ही कंप्यूटर सेंटर है, जो पिछले बार सीटेट का एग्जाम हुआ था सबका वहीं हो रहा था। तो हर शहर में मुश्किल से दो तीन चार कंप्यूटर सेंटर है। तो इसलिए यही वजह है कि आपका एग्जाम जो है वो भिन्न भिन्न पाली में होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों यानी कि मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेट्स में किया जाएगा। मतलब भिन्न भिन्न डेट में होगा, भिन्न भिन्न शिफ्ट में होगा। ठीक है, ऐसे परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाई जाती है। समझ रहे हैं? यानी कि क्वेश्चन का लेवल 3 होता है। एक होता है आपको डिफिकल्ट, ठीक है, एक होता है आपको मॉडरेट, एक होता है आपको इजी। 3 लेवल होता है। ठीक है, अगर किसी का पाली में साफ इजी क्वेश्चन आ गया, किसी पाली में ज्यादा हार्ड आ गया, किसी में बिल्कुल मॉडरेट रहा, अब कोई जो है मतलब कि बिल्कुल सही रहा, उसमें हर चीज मिला जुला सही रहा, तो ये कंडीशन बन सकता है जब भिन्न भिन्न पाली में एग्जाम लेंगे। क्योंकि एग्जाम जो सेट करेगा तो कोई इंसान ही करेगा, कोई रोबोट तो करेगा नहीं, बिल्कुल नाप तोल के करेगा। तो यहां पे क्या है कि जब भिन्न भिन्न पाली में भिन्न भिन्न एग्जाम होगा तो इसका मतलब कि वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन पर जो प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करा सुनिए आगे। ख में क्या करा देखिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। यानी कि आप ज्यादा नंबर लाए कम नंबर लाए उससे मतलब नहीं है, नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप मालूम है कि आप पास है कि फेल है। ठीक है, ओके, यानी कि अभ्यर्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण निर्धारित इसी प्राप्तांक के आधार पर कंडिका संख्या 9 में जो दिया गया जो मतलब प्रतिशत है, मतलब कि जो जनरल कास्ट है, जो जनरल है वो 40%, जो ओबीसी है वो मतलब कि 36%, जो परसेंटेज है पासिंग का उसको उसके आधार पर फिर आप मतलब कि डिसाइड होगा कि आप पास है कि नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे समझाने की कोशिश किया गया है कि उदाहरण स्वरूप किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी का प्राप्तांक 150 में से कितना है, 150 में से वो आपको 61 नंबर लाया है वो। ठीक है, कौन समान श्रेणी मतलब मान लीजिए जनरल जो है, जो जनरल कैटेगरी में आता है वो 150 में से वो 61 नंबर लाया तो वो पास है। लेकिन ऐसा नहीं, वो फेल हो जा रहा है। कैसे फेल हो जा रहा? तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत
उसका नॉर्मलाइज स्कोर जो है 59.10 होता है, यानी कि 59.10 आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णता जो प्रतिशत है 60 नंबर, उसको प्राप्त वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि हालांकि वो लाया तो 61 नंबर है, लेकिन वो जो नॉर्मलाइज स्कोर में उसका इतना नंबर आया, तो वो तो इसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो क्या होंगे, वो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। चलिए इसको हम आसान लफ्जों में आपको समझाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका जो है फुल मार्क्स जो पूछ रहा है, टोटल नंबर का एग्जाम जो है वो आपको 150 नंबर का है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल मान लिया हम 3 लेते हैं। एक लेवल लेते हैं लेवल 1 लेते हैं डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। दूसरा लेते हैं आपको मॉडरेट, तीसरा आपको लेते हैं इजी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का लेवल है। आपका फुल मार्क्स कितना है, कितना नंबर का एग्जाम होगा, 150 का होगा, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए ये 3 क्वेश्चन का लेवल है, तो इसमें आप ये ऐसे समझे कि 3 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। एक स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया इसमें डिफिकल्ट में, तो 3 में से एक का आया आपको 50 नंबर आया, एक का 55 आया और एक का 60 आया। किसमें, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन कौन है, मॉडरेट है। इसमें जो एक 3 स्टूडेंट एग्जाम दिया, वो तीनों का आपको मार्क्स आया, एक का आया आपको 60 नंबर, एक का 65 आया और एक का 70 आया। अब एक शिफ्टिंग में क्या हुआ, क्वेश्चन काफी इजी था, उसमें भी 3 स्टूडेंट था, तो उनमें से एक स्टूडेंट का नंबर आया 70, एक का आया आपको 75, एक का आया आपको 80, ठीक है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट थे, ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। तो वो तीनों स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन एग्जाम को दिए। तो एक पाली में जो डिफिकल्टी लेवल में 3 स्टूडेंट थे, तो उसमें से एक लाया आपको 50, एक 55, एक 60। मॉडरेट में भी 3 स्टूडेंट थे, उसमें 60, 65, 70 लाए। इजी में भी क्या 70, 75 और 80 नंबर लाए। तो ये भिन्न भिन्न पाली में एग्जाम हुआ, तो मार्क्स कितना डिफर कर रहा है, देख रहे हैं कितना डिफर कर रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, इन तीनों का मार्क्स को जोड़ करके मीडियन निकलेगा। मतलब इनको फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट है, तीनों का मार्क्स जोड़े, इनको 3 से भाग दिए, तो कितना आ रहा है, मध्यांक कितना आ रहा है, वो आपको आ रहा है 55 आ रहा है। इसका भी जोड़े तो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। इसका जोड़े कितना है, 65 आ रहा है। मतलब जब तीनों का मार्क्स जोड़ के 3 से भाग दिए तो इसका 55 आ गया, इसका 65 आ गया और इसका 75 आ गया। मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो सभी स्टूडेंट का लगभग 55 नंबर आ जा रहा है। अगर क्वेश्चन मॉडरेट है तो सभी का लगभग 65 नंबर आ रहा है। अगर इजी तो सभी कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। आप देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू करेंगे। मान लीजिए भिन्न भिन्न शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ये भिन्न भिन्न परीक्षा का मतलब ये है, स्कोर है। इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा, अब कैसे होगा, तो इन तीनों को देखिए, इन तीनों का देखिए, इन तीनों में ये 55 नंबर, ये 65 नंबर, 75 नंबर। तो अब इसमें जो है इसको मान लिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन करके। मान लीजिए 65 है तो ये 55 नंबर है, तो इसका मतलब है कि सब में 10-10 का अंतर है। तो इसका मतलब है इनको 10 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा, इसको 10 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और देखिए इनका क्या है, इनका 10 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का माइनस कर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन का लेवल यानी कि कोई एग्जाम आपका टफ रहा, उसका क्वेश्चन उसमें आपको कम मार्क्स आया है, तो आपको उसमें मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा, आपके मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा जितना नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया में जो मतलब कि मार्क्स आएगा। अगर आपका क्वेश्चन इजी है, मार्क्स ज्यादा आ गया, तो क्या करें, आपके मार्क्स को घटा दिया जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है। लेकिन फिर क्या कह रहा है,
कि अगर आप ज्यादा मार्क्स ला के भी फेल हो जाएंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आ रहा है, 65 आ रहा है, आप लाए कितना, 74 नंबर लाए, 74 नंबर लाए, आपको आप में से 10 नंबर को लेस किया गया, 10 नंबर लेस किया गया, आपको कितना आया, 64 आया, आप फेल हो गए। या आप इधर क्या करें, क्वेश्चन हार्ड था, 54 नंबर लाए, आपको 10 नंबर ग्रेस दिया गया, तो आपका कितना आया, 64 नंबर आया, लेकिन पास कितना में है, 65 में है, तो आप फेल हो गए। यानी कि ज्यादा नंबर ला के भी आप फेल हो जा रहे हैं। ये है नॉर्मलाइजेशन, ये है नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया। ठीक है, इसमें एक और बात बोला है, इसमें एक और बात बोला है कि मान लीजिए क्या किया आप, अगर हम ऐसा मान ले कि पास तो 55 में है, लेकिन आप 55 नंबर ले आए, और यहां पे क्या 65 है, आपको 10 नंबर ग्रेस देगा, आप पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप फेल हो सकते हैं। कैसे? कि 150 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा, आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, टोटल मतलब है कि 95 क्वेश्चन आपका गलत हुआ और 55 सही हुआ। 95 नंबर आप गलत किए, आप 55 ही सही कर पाए, मतलब ये समझेगा कि आपने तुक्का लगाया। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी अगर 100-150 नंबर में से 55 लेके चला गया तुक्का लगा करके, तो अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हार्ड क्वेश्चन में, तो आपका क्या होगा, यहां पर तो भी आप फेल कर दिए जाएंगे। अगर आप 55 क्वेश्चन का लेवल अगर मान लीजिए डिफिकल्ट है, आप अगर 150 में से समझिए कि 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, सॉरी 80 नहीं, कम से कम 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगर आप 55 लाते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप कम मार्क्स ला रहे हैं, तो ये भी आपके लिए मतलब कि हानिकारक है। लेकिन जिनका इजी हो तो सबको टच करेगा, मॉडरेट वाला लगभग टच करेगा। तो डिफिकल्टी किसको पहुंच रहा है यहां पर जिसका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा, वो अगर ज्यादा टच करके कम मार्क्स लाते हैं तो भी वो फेल कर दिए जाएंगे। और यहां पे एक टर्म क्या आ रहा है कि ज्यादा नंबर लाके या पास हो मतलब फेल हो जा रहे हैं। आप नंबर लाए 74, लेकिन आप में से 10 मार्क्स काटा गया, तो आपको 64 नंबर आया, ठीक है, तो भी आप फेल हो गए। समझ रहे ना? ये है आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर, यानी कि इस तरह से आपका मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो तो ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन का लेवल इजी है तो सबको टच कीजिए, मॉडरेट है तो सबको टच कीजिए, लेकिन अगर डिफिकल्ट है तो ध्यान रखिए कि ज्यादा कहीं फॉल्स मेरा क्वेश्चन न चला जाए, ज्यादा नेगेटिव न चला जाए। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं क्या, महत्वपूर्ण डेट, तिथि के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा डेट है ये एग्जाम का, परीक्षा का, और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फिर से अपलोड करना, उसका क्या क्या डेट है, ठीक है। लेकिन इनसे पहले आपको हम बता दें कि कल से हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर और भी जो सब्जेक्ट है, फिलहाल ये 3 सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको इसी चैनल के माध्यम से कल से बताया जाएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज। और उसका जो पीडीएफ वगैरह है वो हम आपको टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देख लेंगे और वहां जाके पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कल से ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इतने कम वक्त में बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, देखिए, हम आते हैं डेट में, आते हैं मेन डेट क्या है। देखिए, ये रहा डेट आपका, क्या कह रहा है कि आपका विज्ञापन तो प्रकाशित हो गया है, खैरिए, लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की जो तिथि है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप 15 फरवरी तक ऑनलाइन कर देंगे तो फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, मतलब कि 5 फरवरी से 16 फरवरी तक आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड
डाउनलोड, मतलब जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे वैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब जो पहले फॉर्म फिलअप करेंगे उसका एडमिट कार्ड पहले आएगा, जो बाद में फॉर्म फिलअप करेगा उसका बाद में आएगा। मान लो कोई आदमी 1 फरवरी को मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हो जाएगा? 5 फरवरी को हो जाएगा। अगर कोई 10 को कर रहा तो 12 को होगा। जो लास्ट टाइम 15 को फॉर्म मतलब कि सबमिट कर रहा ऑनलाइन फॉर्म, उसका कब आएगा? 16 फरवरी को आएगा उसका एडमिट कार्ड। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपका एक एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड पर आपको डीपीओ से, डीपीओ स्थापना से आपको क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा। वो जो करेंगे हस्ताक्षर आपका दिसंबर माह का वेतन देख करके। अगर मान लीजिए आपका दिसंबर माह का वेतन नहीं आया है तो आपके एडमिट कार्ड पे हस्ताक्षर नहीं होगा। इस बात का आप ख्याल रखिए, समझे? क्योंकि बहुत सा इसमें यह है कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो मतलब कि रिजाइन कर दिए हैं, या कुछ टीचर ऐसे हैं जो मतलब कि किसी उसमें कुछ केस चल रहा है तो उसको सैलरी नहीं आया या सैलरी रोक दिया है, तो वो भी तो फॉर्म फिलअप करके वो सक्षमता मतलब कि बीपीएससी टीचर बन सकते हैं। तो उन्हीं सब प्रक्रिया को मतलब फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसको डाउनलोड करेंगे, स्थापना से हस्ताक्षर होगा, उसके बाद फिर अपलोड करना। कब? 6 फरवरी से 16 फरवरी तक, समझे? यानी कि इसका मतलब यह है कि जब आपको फॉर्म फिलअप का डेट आ जाए आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। क्योंकि आपको देखिए हस्ताक्षर करवाने के बाद में जो अपलोड करने का डेट जो 16 फरवरी ही है, और डाउनलोड का भी डेट क्या? 16 फरवरी है। इसका मतलब हर हाल में पहले ही दिन से आप शुरू कर दिए काम, ताकि फटाफट आपका एडमिट कार्ड फटाफट फिर आप उसको हस्ताक्षर करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए आप। सोचना नहीं, जिनको भी जाति निवासी आय जो भी बनाना है मतलब कि ये निवासी आय और जाके जो भी सर्टिफिकेट है वो अभी बना लीजिए। अभी आप वो अप्लाई करके पहले ही बना लीजिए, भरोसे में रहना। आप कुछ ही दिन तो बचा हुआ, 2 दिन तो बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तिथि ऑनलाइन परीक्षा की, देखिए तिथि क्या बोल रहा है? 26 फरवरी से 13 मार्च तक, मतलब वक्त है ही नहीं। 1 महीना में आपको बीपीएससी टीचर के बराबर का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है और कितना कम टाइम दिया सरकार। जबकि बीपीएससी टीआरई जो हुआ था, ठीक है, बीपीएससी टीआरई जो हुआ था उसको जो फर्स्ट था टीआरई, उसको लगभग आपको 5 महीना टाइम मिला था। बीपीएससी टीआरई में जो स्टूडेंट थे उनको 5 महीना टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का। टीआरई 2 में लगभग 2 महीना टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का। लेकिन देखिए जो टीचर है उनको ओनली 1 महीना मिल रहा है, 1 ही महीना मिल रहा है तैयारी करने का। ये भी क्या है? ये भी नाइंसाफी है। ये भी गवर्नमेंट का चाल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजकर्मी ना बन पाए। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और गवर्नमेंट तो यही सोच रही, यही जान रहे कि हाँ आप टीचर थे, आप में ऑलरेडी ये सब नॉलेज है ही, इसलिए कम ये भी उनका ध्यान होगा, तो उसके नजरिए से भी ये बात भी सही है। लेकिन फिर भी चूंकि जो अगर 1 से 5 के टीचर है तो वो पढ़ा रहे हैं कुछ और उनके पढ़ाने से तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आएगा तो उसके बहुत लेवल से 11 12 से क्वेश्चन आना है। तो टाइम मिलना चाहिए, हमारा मानना है कि टाइम थोड़ा सा मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, अब जो बोर्ड है वो जो मतलब कि जो निर्णय लिया वही मान है, लेकिन बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मतलब टाइम को बढ़ा दिया जाए। इतना सवेरे मतलब बहुत सवेरे ले रहे हैं, इतना कम टाइम दे रहे हैं, कम से कम 2 महीने तक दीजिए। हाँ, 60 दिन तो दीजिए भाई, कि संडे निकाल करके कम से कम सैटरडे संडे निकाल के पढ़ पाए। क्योंकि अभी देखिए ड्यूटी कितना है? 9 से 5 बजे तक है। आदमी अभी ठंडा टाइम है, सुबह में वो जगता ही 8 बजे, जगता है, मुंह धोकर भागता है स्कूल से वो थक के कितना बजे आता है? 6 बजे घर आता है। 6 बजे घर आता है, सब्जी उब्जी लाते लाते 7 8 ऐसे बज जाता है। अब ये 2 घंटा पढ़ेगा तो कैसे निकल पाएगा 2 घंटा में? 8 2 10 बजे पढ़े, फिर सो जाएगा, फिर सुबह में जाके स्कूल जाना है, कैसे हो पाएगा? तो यहां तो एक मसला ये भी है कि स्कूल का भी टाइमिंग देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा टाइमिंग है। ऐसे कंडीशन में तो प्रिपरेशन बहुत टफ लग रहा है। लेकिन
एक प्लस पॉइंट ये है कि जो टीचर इसमें मेहनतिया होंगे, जो मतलब इस एक महीना को झोंक देंगे, उसका तो खैर निकल जाएगा। जो अगर टाइम को देखते रह जाएंगे, और आजकल तो उनका तो खैर बहुत मुश्किल है। इसलिए आज से अभी से लग जाइए। कल हम आपको यूट्यूब पे कुछ बुक है, वो बुक आपको सजेस्ट कर देंगे, यानी कि करेंट अफेयर्स में कौन बुक पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कहां से सेट लगाना है, वो सब आपको हम आगे बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि इनसे हम तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो काफी दिनों से हैं, और यहां से तो खैर कितने मतलब कि लगभग कितने 100 स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई किए हैं और बीपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तभी तो मालूम होगा ना भाई क्या होने वाला क्या नहीं। और क्लास जो हम कल से जो देंगे, तो कैसे आपको मतलब जाएगा नोटिफिकेशन? जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है शिक्षकगण, तो यहीं पर हम मतलब कि इस सेशन को समाप्त करते हैं। इनके आगे तो और कुछ बात नहीं, वही सब। हाँ देखिए, डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या, एक मिनट सुनिए, देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स में क्या लग रहा है। आधार कार्ड वो सबके पास में है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र मतलब कि अंक और ये सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, और देखिए टीटी जो भी क्वालिफाई किए हैं, टीटी हो या सीटेट, जो +2 में या हाई स्कूल में एस्टेट होगा, जो 1 to 5 में उसका टीटी या सीटेट होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में वही हो गया, मैट्रिक, इंटर और जो ग्रेजुएशन है वो हो गया आपको। और दोनों का अंक भी और मूल्य भी, प्रशैक्षणिक यानी कि ट्रेनिंग, यानी कि डीएलएड बीएड का अंक और मूल्य, और देखिए ज्वाइनिंग लेटर, ये सब चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें कैटेगरी का जो यहां तो नहीं दिया, लेकिन कैटेगरी का जो लाभ लेना चाहते हैं तो उनको आपको कैटेगरी वाला भी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, निवासी आय भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट बना लीजिए आप लोग। इसके आगे देखते हैं और कुछ है क्या इसके आगे। वही सब बात है, थंब इंप्रेशन लगेगा, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर हम आप लोग कल अब करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ में कल हम प्रेजेंट होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन कल जा पाए। ओके, ठीक है, थैंक यू।